हेलो फ्रेंड्स, श्याम हिस्ट्री क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, काल निर्धारण, जो कि विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और इसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे हम पहले माने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा है द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, और अंतिम है देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत की बात करें तो इसमें विभिन्न विद्वान, जिनमें हम जैसे क्रेचमर है, मार्टिन व्हीलर है, गार्डन चाइल्ड है, डी कौशाम्बी है। ये जो विद्वान है, इसको कहीं कहीं क्रेमर भी मिलता है। तो ये जो विद्वान हैं ये हमें विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब यह है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो एक सभ्यता उत्पन्न हुई, यह सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से भी प्राचीन है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। तो इसी के द्वारा इस सभ्यता की उत्पत्ति भारत में की गई। इस प्रकार का मत जिन विद्वानों के द्वारा दिया गया, परंतु जैसा कि हम जानते हैं यह मत सही नहीं है। यह मत उतना सही या अपनी कसौटी पर उतना खरा नहीं उतरता है जितना होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में विभिन्नताएं बहुत पाई गई हैं। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे, तब हम इन चीज़ों के बारे में अधिकतम डिस्कस करेंगे। दूसरा है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, और इसको देने वाले जो विद्वान हैं उनमें हैं रामचंद्रन, दूसरा है लक्ष्मण स्वरूप सहाय। इन विद्वानों के द्वारा ये कहा गया कि यह आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब आर्यों के बारे में हमें पता है कि आर्य जो थे ये वैदिक आर्य थे। अब वैदिक आर्यों के द्वारा इस सिद्धांत की कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई।
तो ये है मत भी उपयुक्त नहीं है और सबसे कमज़ोर मत माना गया है। तो इस मत को कमज़ोर क्यों माना गया? इसमें ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी कमियां थी, तो इसके बारे में हम एक अलग से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत में आने वाली जो समस्याएं कौन कौन सी थी, तो इनकी चर्चाएं करती हैं। नंबर 1 हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बताया। सिंधु सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? नगरीय। जबकि आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, और वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। तो बातें ही मैच नहीं हो रही हैं। सेकंड, सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान थी, जबकि हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता जो थी ये कैसी थी? ये कृषि प्रधान थी, प्लस पशुपालन करते थे। कृषि और पशुपालन प्रधान थी। दोनों की बातें ही बिल्कुल मैच नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम कि जो सिंधुवासी थे ये घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि जो वैदिक आर्य थे ये घोड़े से परिचित थे। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है सिंधुवासी जो थे इनको लिपि का ज्ञान था, लेकिन वैदिक आर्यों को लिपि का ज्ञान तो था। ज्ञान था क्या? नहीं, वो लिपि का प्रयोग करना का ज्ञान नहीं था, इनके पास इसका ज्ञान नहीं था। वैदिक आर्य जो थे ये हिंद आर्य भाषा बोलते थे, जबकि इनकी कोई भाषा की जानकारी नहीं मिलती है। और अंतिम जो तथ्य है वो यह है कि इन्होंने ईंटों का इस्तेमाल किया, जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहाँ ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए यह मत कैसा है? यह मत जो है वो कमज़ोर मत है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। इसी कारण अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जैसे हम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में एक शब्द आया है हरि यूपिया, और इस हरि यूपिया को हम हड़प्पा के साथ समानता लेते हैं, हड़प्पा से। हरि यूपिया शब्द का अर्थ किससे ले लेते हैं? हड़प्पा से। इसका मतलब ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन तो है, परंतु इससे यह पुष्टि होती है कि ऋग्वेद जो है
वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में लेके गए हैं। तो इससे स्पष्टतः यह होता है कि आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह सिंधु सभ्यता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आइए हम अगले तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत है द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, और इसको देने वाले हैं राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी इस बात को कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ उत्पत्ति से हुई है। अब द्रविड़ उत्पत्ति से कैसे, इन्होंने यह बात कैसे कही है? तो इनका मानना है कि जो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, इस प्रजाति ने ही सिंधु सभ्यता को जन्म दिया, इस प्रजाति ने। और वर्तमान की यदि इसी प्रजाति की बात करें तो वर्तमान में यह प्रजाति भारत में निवास करती है। और भारत में कहाँ निवास करती है? द्रविड़ रूप में। किसमें? द्रविड़। और ये मानना मत फिक्स है। द्रविड़ लोग जो थे वो कैसे थे? कृषक प्लस ग्रामीण। और अभी हम इसी चीज़ पर चर्चा करके आए हैं कि सिंधु सभ्यता नगरीय थी, प्लस में नगरीय होने के साथ व्यापार प्रधान थी। तो इससे यह मत भी उतना उपयुक्त नहीं हो पाता है। अंतिम मत की बात करते हैं, देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अंतिम जो मत है वो है देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले लोग कौन हैं? तो नंबर 1 पे है D.P. अग्रवाल। उनके साथ हैं रोमिला थापर, और उनके साथ हैं अमलानंद घोष। ये इस बात को कहते हैं कि सिंधु सभ्यता एक देशी सभ्यता थी। अब इसके लिए ये कहते हैं कि नगर नियोजन जो था यहाँ का वो ग्रिड या जाल पद्धति का था। ये भी सही है, हमने पढ़ा है नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसा है? ग्रिड, या हम बोल सकते हैं जाल पद्धति का। इसी पद्धति का इन्होंने बना रखा था। सड़क जो हैं, नालियाँ जो हैं, स्नानागार जो हैं, ये व्यवस्थित हैं, नालियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ इन्होंने बताया। और इसी आधार पर इन्होंने तुलना भी की कि मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया जो था इसकी व्यवस्थाएं नहीं थी। कैसे था? अव्यवस्थित। यह है अव्यवस्थित। इसका नगर नियोजन कैसा था? अव्यवस्थित। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन की बात करें तो अव्यवस्थित। और जबकि सिंधु सभ्यता का कैसा था नगर नियोजन? ग्रिड व जाल पद्धति पर था, व्यवस्थित था, सड़कें थी, नालियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो बहुत व्यवस्थित ढंग का था। जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में ऐसा नहीं मिलता है। इसके अलावा हड़प्पा वासियों के जो घर थे, घर कैसे थे इनके? हमने बताया था, या तो घर आयताकार थे या वृत्ताकार, या आयताकार। इसके साथ में जल निकासी का प्रबंध था। हमने बताया था घरों में नालियाँ थी, जो किस लिए? जल निकासी के लिए थी। और नालियाँ भी पक्की थी।
इसके साथ ही सॉरी वृत्ताकार नहीं आएगा, इसमें वर्गाकार आएगा। सॉरी, वर्गाकार। आयताकार या वर्गाकार थे। नालियाँ बनाई गई थी घरों में जल निकासी के लिए। सीढ़ियाँ थी। कुएं थे, और कुएं वृत्ताकार मिले हैं। यह कि कुएं कैसे हैं, वृत्ताकार। इसके अलावा यहाँ से मोहर मिली हैं, मृद भांड मिले हैं, उन पर भी पशु का अंकन है। कि हमने मोहर की बात करी ली। मोहर पर दो चीज़ें हैं, लिपि प्लस पशु। मैंने आपको बताया था ना, लिपि प्लस पशु। और ऐसी जो मोहर जिन पर दोनों थी वो कौन सी थी, आयताकार मोहर। और एक वर्गाकार मोहर और थी जिन पर क्या था, केवल लिपि मोहरों में, जो आपको बता दिया गया है पहले ही। तो आज की क्लास बस इतनी सी ही। आगे की क्लास हम राजनीतिक स्थिति को लेकर के चर्चा करेंगे, उसके साथ में सामाजिक स्थिति। तो आगे की क्लास हमारी होगी सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।